हेलो बच्चों, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम लोग झारखंड बोर्ड 2023 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 मॉडल पेपर में इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2 में सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही सही उत्तर को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कोडरमा जिला के डीसी द्वारा जारी क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर में सेट 2 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सभी सही आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। इकोनॉमिक्स सेट 2 देखिए, अर्थशास्त्र सेट 2। सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? इनमें से कौन एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? किसके लिए उत्पादन हो? ऑप्शन डी, किसके लिए उत्पादन हो, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। देखिए, एक अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्या होती है। पहला, क्या उत्पादन करें और कितना करें। दूसरा, उत्पादन कैसे करें। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए करें। तो इनमें से ऑप्शन डी मैच खा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी केंद्रीय समस्या है। बाकी ऑप्शन ए क्या बचत हो, ऑप्शन बी क्या उपभोग हो, ऑप्शन सी क्या निवेश हो, ये केंद्रीय समस्या नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी एक केंद्रीय समस्या है, किसके लिए उत्पादन हो। ठीक है, एक का सही उत्तर डी होगा, किसके लिए उत्पादन हो। आगे देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। इनमें से कौन सा एक कारक वस्तु की मांग को प्रभावित नहीं करता है। पहला, वस्तु की कीमत करता है। दूसरा, संबंधित वस्तु की कीमत करता है। तीसरा, उपभोक्ता की आय करता है। चौथा, साधनों की कीमतें, ये नहीं है। ऑप्शन डी मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। याद रखिएगा, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, ये सभी तीनों कारक वस्तु की मांग को प्रभावित करता है। लेकिन ऑप्शन डी साधनों की कीमतें मांग को प्रभावित नहीं करता है, यानी ऑप्शन डी होगा, डी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार शक्तियों द्वारा प्रॉब्लम का सॉल्व होता है, समाधान होता है। 3 का सी होगा, सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। आगे देखिए सवाल नंबर 4, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर वितरित होने का क्या कारण है। देखिए सवाल नंबर 4 कहता है पीपीसी यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र कब दाहिनी ओर खिसकेगा। दाहिनी ओर खिसकने का, वितरित होने का क्या कारण है? बाढ़। देखिए बाढ़ के आने से उत्पादन घटता है, तो दाहिनी ओर नहीं जाएगा, बाएं ओर नीचे आएगा। ऑप्शन बी, संसाधनों का ह्रास। संसाधनों का ह्रास करने से, संसाधनों का कमी होने से पीपीसी दाएं ओर नहीं जाएगा, बाएं ओर नीचे आएगा। ऑप्शन डी, पुरानी तकनीक का प्रयोग। पुरानी तकनीक का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन घटेगा, यानी पीपीसी दाहिनी ओर नहीं जाएगा, बाएं ओर नीचे आएगा। तो ऑप्शन सी देखिए, तकनीकी विकास, यानी नया तकनीक, आधुनिक तकनीक को अपनाएंगे, तकनीक का विकास करेंगे तो ऑटोमेटिक मेरा उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा। ठीक है, यानी बाढ़, संसाधनों का ह्रास, पुरानी तकनीक का प्रयोग करेंगे तो पीपीसी बाएं ओर नीचे खिसकेगा, क्योंकि इससे उत्पादन घटता है। लेकिन तकनीकी विकास करने से, आधुनिक तकनीक अपनाने से, नया तकनीक लगाने से, टेक्नोलॉजी का डेवलप करने से मेरा उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन संभावना वक्र दाहिनी ओर खिसकेगा। ऑप्शन सी सही होगा, 4 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 5,
किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। ठीक है, 5 का सही उत्तर सीमांत उपयोगिता होगा, सी। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई के परिवर्तन से प्राप्त उपयोगिता को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन सी, 5 का सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 को पढ़िए। कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा। कुल उपयोगिता TU अधिकतम तब होगी जब सीमांत उपयोगिता MU का मान 0 होगा। ऑप्शन ए होगा, ए, 0। आगे देखिए सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 पढ़िए। उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी इनमें से कौन सा कथन गलत है? उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, सही है, ऑप्शन ए सही है। उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। ऑप्शन बी, उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, सही है, यानी 1 और 2 सही है। ऑप्शन 3 पढ़िए। उदासीनता वक्र को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है, सही है। ऑप्शन डी, 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, गलत है। 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये बात गलत है, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, असत्य है। कभी भी 2 उदासीनता वक्र एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद नहीं करते हैं और लिख दिया करते हैं, यानी ऑप्शन डी गलत है, असत्य है। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर। निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का संयोग है? पूरक वस्तु मतलब एक साथ प्रयोग किया जाने वाला, यानी कार के साथ पेट्रोल। ऑप्शन डी सही होगा, डी, कार और पेट्रोल दोनों पूरक वस्तु है जिसका प्रयोग एक साथ करते हैं। 8 का डी होगा, डी। आगे देखिए 9 नंबर। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा यानी आउटपुट और उत्पत्ति के साधनों यानी इनपुट के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। ठीक है, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा यानी आउटपुट और उत्पत्ति के साधनों यानी इनपुट के बीच भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। 9 का डी होगा, डी, उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन। आगे देखिए 10 नंबर। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? दीर्घकाल से। पैमाने का प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होता है। 10 का सी होगा, सी, दीर्घकाल। आगे देखिए सवाल नंबर 11। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक को, पुस्तक को मार्शल ने लिखा है। 11 का ए होगा, ए। आगे देखिए सवाल नंबर 12। किसी वस्तु की मांग रेखा यदि एक्स अक्ष के समांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? इन्फिनिटिव। याद रखिएगा, जब यदि किसी वस्तु की मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर हो तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान इन्फिनिटिव होगा, और यदि मांग रेखा वाई अक्ष के समांतर हो तो मांग की कीमत लोच का मान 0 होगा। एक्स अक्ष के समांतर होने पर इन्फिनिटिव होगा मांग की लोच, और वाई अक्ष के समांतर होने पर 0 होगा मांग की लोच, यानी 12 का ए होगा, ए, इन्फिनिटिव। आगे देखिए सवाल नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन डी, AC बराबर AFC प्लस AVC, एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। 13 का डी होगा, 13 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 14। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से साधन होते हैं? अल्पकाल में टाइम कम होने के चलते कुछ साधन स्थिर और कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं, यानी उत्पादन प्रक्रिया में साधन 2 भाग में बढ़ जाते हैं, कुछ स्थिर और कुछ परिवर्तनशील, यानी 14 का ए और बी दोनों होगा। स्थिर परिवर्तनशील साधन दोनों, अल्पकाल में दोनों होता है। ऑप्शन सी, 14 का सी। 15 पढ़िए। AR प्रदर्शित किया जाता है, एवरेज रेवेन्यू AR प्रदर्शित करते हैं TR/Q। ऑप्शन ए होगा, TR/Q को AR कहते हैं। 15 का ए।
आगे देखिए सवाल नंबर 16, किस बाजार में AR वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र एक्स अक्ष के पैरेलल होता है। 16 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 17 पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR के बीच क्या संबंध पाया जाता है? AR बराबर MR होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में AR इक्वल टू MR होता है। 17 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 18 को पढ़िए। 18 समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता का। समरूप उत्पाद, समरूप मूल्य, एक समान दाम और एक समान वस्तु केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही पाया जाता है। 18 का ए होगा ए। आगे देखिए 19 विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है? किस बाजार में कीमत विभेदीकरण पाया जाता है? अलग अलग कीमत पाया जाता है। एकाधिकार में, मोनोपोली मार्केट में। याद रखिएगा, एकाधिकार बाजार में एक अकेला विक्रेता, एक अकेला फर्म होने के कारण एकाधिकारी व्यक्ति अलग अलग कस्टमर को अलग अलग दाम पर वस्तु बेच सकता है, अलग अलग टाइम पर। यानी विभेदीकृत कीमत, अलग अलग कीमत, कीमत विभेदीकरण एकाधिकार मोनोपोली मार्केट में पाया जाता है। 19 का बी होगा, बी मोनोपोली, एकाधिकार। आगे देखिए 20 परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर तक उत्पादन करना चाहता है? दूसरे स्तर तक, सेकंड स्टेज तक, ठीक है, द्वितीय अवस्था तक। 20 का ख होगा, यानी ऑप्शन बी, द्वितीय अवस्था तक, सेकंड स्टेज तक। आगे देखिए 21 जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या संबंध है? ऑप्शन सी सही होगा, सी। जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्य ह्रास होता है। जब एनडीपी में मूल्य ह्रास को जोड़ देते हैं तो जीडीपी आ जाएगा, और जीडीपी में जब मूल्य ह्रास को माइनस कर देंगे तो एनडीपी आ जाएगा। यानी 21 का सी होगा, सी। आगे देखिए 22 निम्न किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? इनमें से किसके निर्माण के लिए गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? गेहूं का प्रयोग होता है चपाती यानी रोटी बनाने में होता है, बिस्कुट बनाने में होता है, ब्रेड पारोटी बनाने में होता है। इनमें सभी 22 का डी होगा। चपाती, बिस्कुट, ब्रेड यानी पारोटी, रोटी, बिस्कुट सभी को बनाने में गेहूं का प्रयोग होता है। गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, यानी 22 का डी होगा, डी। आगे देखिए 23 राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है? समष्टि अर्थशास्त्र से। मैक्रो यानी इकोनॉमिक्स का सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स से। 23 का ख होगा, ऑप्शन बी, समष्टि अर्थशास्त्र से। आगे देखिए 24 द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कीन्स के द्वारा, J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक बुक को, पुस्तक को J.M. कीन्स ने 1936 में लिखा था। ठीक है, कीन्स। 24 का सी होगा। आगे देखिए 25 निम्नलिखित में से किस विधि से जीडीपी की गणना की जा सकती है? मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, इनमें से सभी। 25 का डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि, व्यय विधि, आय विधि, इनमें से सभी विधि से जीडीपी यानी राष्ट्रीय आय को ज्ञात कर सकते हैं। 25 का डी। आगे देखिए 26 निम्न में कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? इनमें से कौन सा एक फंक्शन, एक कार्य केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक का नहीं है? मुद्रा निगमन है, मुद्रा छापना है, साख नियंत्रण है, सरकार का बैंक है, लेकिन जनता से जमा स्वीकार करना ये नहीं है। जनता से जमा स्वीकार करना कॉमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है, केंद्र बैंक का नहीं है। ठीक है, जनता से जमा स्वीकार करना व्यापारिक बैंक का मुख्य कार्य है, केंद्र बैंक का नहीं है। 26 का सी होगा, जनता से जमा स्वीकार करना केंद्र बैंक, सेंट्रल बैंक का काम नहीं है। आगे देखिए 27 भारत का एक केंद्र बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सेंट्रल बैंक, भारत का केंद्र बैंक का नाम भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई है। सी होगा, 27 का सी।
आगे देखिए 28, निम्नलिखित में सबसे तरल मुद्रा कौन है? M1। M1 माप, मुद्रा पूर्ति का माप में M1 माप सबसे तरल मुद्रा होता है। 28 का 1 M1। आगे देखिए 29, एपीसी प्लस एपीएस बराबर क्या होता है? 1। एपीसी और एपीएस का जोड़ 1 होता है, 1। 29 का बी होगा 1। आगे देखिए 30, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीसी बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? यदि एमपीसी बराबर 0.2 है तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? देखिए, निवेश गुणक के बराबर होता है 1/1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/1 माइनस 0.2, तो हो जाएगा 1/0.8, तो हो जाएगा 1.25, यानी 30 का 1 होगा 1.25। ठीक है, 1.25, 1.25, 30 का 1 सॉल्व कर दिए दाएं तरफ, देख लीजिएगा। ठीक, 30 का 1। आगे देखिए 31, निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा नहीं है? इनमें से कौन एक डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल नहीं है? उपहार कर है, संपत्ति कर है, आय कर है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है जो प्रत्यक्ष कर नहीं है। 31 का सी होगा। आगे देखिए 32, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। देखिए, व्यय माइनस आय घाटा होता है, लेकिन राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां का अंतर को राजस्व घाटा कहेंगे। 32 का डी। आगे देखिए 33, पेंशन एवं रोजगार भत्ते क्या है? हस्तांतरण आय। ठीक है, पेंशन एवं रोजगार भत्ता, बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा दिया जाने वाला निःशुल्क गिफ्ट है जिसको हस्तांतरण आय कहते हैं। ठीक है, पेंशन और बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा मुफ्त मिलता है, जिसके लिए कोई काम करना नहीं पड़ता है, उत्पादन प्रक्रिया में अपना योगदान देना नहीं पड़ता है, गिफ्ट है, गिफ्ट। 33 का 1 होगा हस्तांतरण आय। ट्रांसफर इनकम 33 का 1। आगे देखिए 34, 34, एक देश में कितना केंद्रीय बैंक होता है? 1। प्रत्येक देश में एक एक केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक होता है, केवल यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर, जहां पर 12 केंद्रीय बैंक है। केवल यूएसए में 12 सेंट्रल बैंक है, जबकि प्रत्येक देश में एक एक केंद्रीय बैंक होता है। याद रखिएगा, प्रत्येक देश में ओनली वन सिंगल सेंट्रल बैंक होता है। 34 का 3, 1। आगे देखिए 35, निम्न में कौन मुद्रा का कार्य है? इनमें से कौन मुद्रा का कार्य है? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, दोनों है। विनिमय का माध्यम के रूप में, मूल्य का मापक के रूप में मुद्रा कार्य करती है। 35 का सी, ए और बी दोनों। आगे देखिए 36, भारत में 1 रुपया का नोट को जारी कौन करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। भारत का वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री यानी वर्तमान में निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री है। ठीक है, भारत में 1 रुपया का नोट को भारत सरकार का वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय जारी करता है। 36 का बी, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। आगे देखिए 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? इनमें से कौन एक डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स कौन है? उत्पादन कर तो अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। रोजगार कर तो इनडायरेक्ट टैक्स है। बिक्री कर, सेल टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है। उपहार कर, गिफ्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, 37 का उपहार कर प्रत्यक्ष कर होगा। 37 का 2 उपहार कर। आगे देखिए 38, 38, गुणक किसके बराबर होता है? निवेश गुणक किसके बराबर होता है? विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन। निवेश में परिवर्तन होने से आय में कितना गुना परिवर्तन हुआ, उसको निवेश गुणक कहते हैं। निवेश गुणक मतलब निवेश का कितना गुना आय प्राप्त हुआ। निवेश गुणक मतलब निवेश का कितना गुना आय प्राप्त हुआ, यानी विनियोग, निवेश में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में कितना परिवर्तन हुआ, उसको निवेश गुणक कहते हैं। 38 का 1 होगा, 1। आगे देखिए 39, 39, 1 रुपये के नोट के अलावा अन्य सभी नोटों को कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। 1 रुपये के नोट के अलावा सभी नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जारी करता है। 39 का 1 होगा, 1। आगे देखिए अंतिम प्रश्न 40,
अंतिम प्रश्न 40 को देखिए। निम्नलिखित में कौन भारतीय स्टेट बैंक का कार्य है? भारतीय स्टेट बैंक एक व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी व्यापारिक कॉमर्शियल बैंक है, जिसका कार्य होगा जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना। यानी व्यापारिक बैंक का, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्य कार्य होता है जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, 40 का 3 होगा, ए और बी दोनों। तो चलिए अभी हम लोग कोडरमा के डीसी द्वारा जारी न्यू मॉडल पेपर में, अतिरिक्त मॉडल पेपर में इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेट 2 में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने नए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मॉडल सेट 3 का आंसर शीट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।